नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान भारत सरकार, बिहार सरकार और उनके सभी अधीनस्थ दफ्तर बंद रहेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें, पब्लिक कॉर्पोरेशंस के साथ साथ कॉमर्शियल और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाएंगे। ये तमाम जगह बंद रहेंगे। कॉमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान, लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं को भी बंद रखा जाएगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, रिसर्च संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के अलावा खेल और मनोरंजन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी। तो क्या कुछ बंद रहेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन लगाए जाने पर मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इससे कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। पूरी तरह से लॉकडाउन को सरकार ने जो नोटिफिकेशन आया है, इसका मूल मकसद है कि बिहार की जो हमारी जनता है वो सुरक्षित रहे। और लॉकडाउन से कई आवश्यक सेवाओं को छूट भी मिलेगी। इनमें शामिल है रक्षा, पुलिस, होमगार्ड और अग्नि और आपात सेवाएं, जो कि जरूरत पड़ती हैं आपात स्थिति में। पेट्रोलियम, गैस, आपदा प्रबंधन भी इसमें शामिल हैं। हम आपको बता दें कि ट्रेजरी, आईटी सेवाएं, बिजली, स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इसके साथ ही न्यायिक काम हाईकोर्ट के निर्देश पर होंगे। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, राशन, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, रेल और हवाई सेवा को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। टैक्सी, रिक्शे के अलावा कंस्ट्रक्शन और कृषि कार्यों को भी लॉकडाउन से अलग रखा गया है। तो ये तमाम चीजें जिनमें छूट मिलेगी। बचा नहीं कोई ऐसा कोना, हर जगह पहुंच गया कोरोना। कोविड-19 की रैपिड हुई रफ्तार। बिहार में कोरोना का जबरदस्त प्रहार। लापरवाही लगातार ले रही जान। लोग क्यों बने हैं अनजान? जब छूट जाएगा अपनों का साथ, तब आएगी मास्क डिस्टेंसिंग की याद। कंट्रोल कब? तो कोई भी कोना नहीं बचा है जहां पर कोरोना नहीं पहुंचा हो। कोरोना की धमक अब पटना में बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई है। सोमवार को बीजेपी दफ्तर से करीब 100 कर्मचारियों और नेताओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के पटना ऑफिस के बाहर पसरा ये सन्नाटा यूं ही नहीं है। इसकी वजह है कोरोना का कहर, जो बीजेपी दफ्तर के भीतर तक पहुंच चुका है। बिहार बीजेपी के 75 नेता एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि ये लगातार बैठक कर रहे थे। हम अभी मौजूद हैं पटना के बिहार बीजेपी कार्यालय के पास और आप देखिए किस तरह से पूरे कार्यालय को सील किया गया है। कार्यालय में किसी की एंट्री नहीं की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी की बैठक हुई थी। बैठक में महादलित प्रकोष्ठ के नेता सुनील राम मौजूद थे, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सोमवार को आईसीएमआर की टीम ने बीजेपी दफ्तर से 100 लोगों का सैंपल लिया और जब मंगलवार को रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। 100 में से 75 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें पार्टी दफ्तर के स्टाफ समेत 24 नेता शामिल हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण
किसी को हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको लक्षण भी पता नहीं होता है, उसके संपर्क में आने के बाद जो व्यक्ति संपर्क में आएगा उसको इससे संक्रमित होना है। प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उनमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा। बीजेपी हाल के दिनों में कई कार्यक्रम कर चुकी है। कई वर्चुअल सम्मेलन और रैलियां हुई, जिसको लेकर नेताओं के बीच बैठकें हुई। कुछ बैठकों में कई नेताओं ने ठीक से मास्क भी नहीं पहना था। ऐसे में संभव है कि बिहार बीजेपी के भीतर कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़े और कुछ और नेता संक्रमित पाए जाएं। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बीजेपी कार्यालय के 75 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं उसके पीछे लड्डू की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह की शादी की सालगिरह 8 जुलाई को थी। अरविंद सिंह ने अपने हाथों से सभी को लड्डू खिलाया था। अरविंद सिंह 9 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद महादलित प्रकोष्ठ के संजय राम की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद जांच की गई तो कई और लोग पॉजिटिव पाए गए। कुल 100 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें से 75 लोग पॉजिटिव आए हैं। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या ऐसे समय में चुनाव करवाना उचित है। लोग लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, आम से लेकर खास तक प्रभावित हैं। ऐसे में क्या चुनाव कराना संभव है? बिहार बीजेपी में कोरोना विस्फोट हुआ। पार्टी के 24 नेता समेत कार्यालय के 75 लोग कोरोना संक्रमित हो गए और विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तुरंत सत्ताधारी दलों बीजेपी और जेडीयू पर सत्ता के लिए कोरोना फैलाने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को आम लोगों से मतलब नहीं है, इन्हें बस चुनाव की चिंता है। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी चुनाव को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल कर दिया कि क्या ऐसे समय में चुनाव हो सकता है। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी। ये कौन से जमात के लोग? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछा, आप लोगों को चुनाव की चिंता है, यहाँ लोग मर गए। तो इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो पाए जा रहे हैं, तो क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं? क्या ये स्थिति चुनाव के लिए अनुकूल है? और ये तमाम लोग पॉजिटिव इसलिए पाए जा रहे हैं कि आपने अपने लोगों की जांच कराई। आपका जांच जो है वो रसूखदार लोगों तक ही सीमित है। आरजेडी और कांग्रेस के वार पर बीजेपी और जेडीयू ने उसी अंदाज में पलटवार किया। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का निर्णय होता है, किसी पार्टी का नहीं। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने आरजेडी और कांग्रेस नेताओं से सवाल कर दिया कि वो चुनाव से डर क्यों रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने चुनाव समय पर कराने का फैसला सभी पार्टियों से बातचीत के बाद ही किया है। डॉक्टर हो गए क्या तेजस्वी यादव जी? डॉक्टर हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर एक में केवल कोरोना पॉजिटिव मरीज के कारण पूरे कार्यालय और पूरे कर्मचारी से लेके नेता तक का हमने परीक्षण कराया। आप क्या कर रहे थे माननीय तेजस्वी जी? मैंने भी देखा है, वो टीवी 18 पर फुटेज भी देखा है कि आप जन्मदिन के दिन जिस तरह से मजमा लगाए हुए थे, उस मजमे को देखा नहीं क्या लोगों ने? कोई भी फैसला भारतीय निर्वाचन आयोग को ही करना है, लेकिन एक बात समझ से परे है कि आखिर विपक्ष इस चुनाव से क्यों डर रहा है, और इसका जवाब बिहार की जनता जानती है। राजनीति में नेता अपने मतलब के हिसाब से किसी भी घटना का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमित होने पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। फिर भी सवाल ये है कि क्या कोरोना संक्रमण के इस दौर में चुनाव कराना संभव है? न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट।
वैसे कोरोना काल में भले ही चुनाव को लेकर सियासत हो रही हो, लेकिन बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज बिहार में कोरोना से कुल 1432 नए मरीज मिले हैं और इसमें सबसे ज्यादा 162 मामले राजधानी पटना से सामने आए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण से भी 124 मामले सामने आए, बेगूसराय से 114, तो नालंदा से 107 और भागलपुर से 61 लोग सामने आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में अब तक कोरोना के कुल 18,853 केस सामने आ चुके हैं। और बिहार में कोरोना का संक्रमण मुख्य सचिवालय तक पहुंच गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार के सेल के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लिहाजा मुख्य सचिव दीपक कुमार के सेल को बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद अगले 2 दिनों तक ये सेल बंद रहेगा। वहीं पटना एम्स की इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सिर्फ दूसरे अस्पताल के रेफर किए गए कोविड मरीज को ही एम्स भर्ती ले रहा है। अटेंडेंट को भी 1 नंबर गेट तक ही आने की अनुमति दी गई है। 1 नंबर गेट के आगे मरीज के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। एम्स का फ्लू जांच सेंटर भी बंद कर दिया गया है। तो बिहार बाढ़ की वजह से तैरता हुआ नजर आ रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर बिहार के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बागमती और कमला के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, तो पहाड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। बिहार से गुजरने वाली कई नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों को डराने लगा है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब लोगों के पास गांव में नाव ही आवाजाही का जरिया बच गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। सर बहुत डर लगता है हम लोग को। यहाँ जो माल जाल जितना क्षति पूर्ति एकदम पूरा हो गया है सर, एकदम कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी ताकने वाला नहीं। सुपौल में कोसी का जलस्तर पिछले 2 दिनों से स्थिर बना हुआ है। नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। मरौना प्रखंड, खुखनाहा, किशनपुर प्रखंड के नवा बाखर और सुपौल प्रखंड के मुसहरनिया जैसे दर्जनों गाँव में लोगों का जीना मुहाल हो गया। प्रशासन की अपील के बावजूद लोग घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सुपौल जैसे हालात ही मधेपुरा में भी हैं। लगातार बारिश और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उसकी सहायक नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मधेपुरा के मुरलीगंज में कई बस्तियां बलवाहा नदी की चपेट में हैं। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक राहत और बचाव का काम शुरू नहीं किया गया है। लोग खुद कटाव रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अरे काम करे छे, कटिन के रोके के चलते घर गिर पड़ले। अब गरीब आदमी छे, अरे घर के बचबे कारण मजदूर लागल छे। पूर्वी चंपारण में लल बकेया और बागमती नदी ने तांडव करना शुरू कर दिया है। नेपाल में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ढाका अनुमंडल के ढाका से फुलबाड़िया घाट जाने वाली सड़क को लाल बकेया नदी के सैलाब ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिस कारण इस सड़क पर आवागमन बाधित है। ये सड़क पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी को जोड़ती है। अगर ऐसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। दोस्तिया, चंदनवाड़ा, महुआवा, ये सब उधर का जो भी रास्ता है वो सारा रास्ता बंद हो गया। उधर के लोग उधर फंस गए, इधर के लोग उधर के लोग उधर फंस गए और इधर के लोग इधर फंस गए। अभी कोई भी आया भी नहीं है, न कोई स्टीमर या नाव वगैरह ये सब चीज नहीं मिला है, न कोई। सहरसा में कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल पानी स्थिर बना हुआ है, हालांकि फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग जुगाड़ की नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ भी अब तक इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। बाढ़ से पूर्णिया के लोग बेहाल ना हो, इसके लिए लगातार तटबंधों की निगरानी की जा रही है और मरम्मती का काम किया जा रहा है। मतलब नदियां बाढ़ लाने को बेकरार हैं और इन नदियों के किनारे बसे जिलों के लोग हर साल की तरह इस साल भी परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बाढ़ जैसे बिहार के लोगों की किस्मत बन गया है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। चीन के शहर पर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे नेपाल के पीएम ओली अब नए विवाद में फंस गए हैं। भगवान राम को नेपाली बताने के उनके बयान पर संत समाज भड़क गया है। साथ ही भारत और नेपाल दोनों देशों में ओली की निंदा की जा रही है। भगवान श्री राम पर विवादित बयान देकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली घिर गए हैं। लोगों का कहना है कि ओली भारत विरोध में इस तरह के बयान दे रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म स्थान के बारे में अनर्गल राग आलाप रहे हैं। उनसे कहना चाहते हैं भारत की जनता के तरफ से कि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में अनर्गल बयान देना बंद करें। इस प्रकार छेड़छाड़ करना यह सीधे बताता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह एक और राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हो गए हैं जो विदेश के इशारे पर अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और उनके एक तरह से कहा जाए तो उनके ओछी मानसिकता का यह परिचायक है। इस प्रकार का वक्तव्य एक देश के प्रधानमंत्री को कदापि नहीं देना चाहिए। ये ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल में साइनो इस्लामिक गठबंधन उनके पीठ पर है और नेपाल को अफगानिस्तान बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सियासी खबर की बात करेंगे। बिहार की सियासत से खबर, आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं। आरजेडी विधायक फातमी ने बगावती तेवर दिखाते हुए केवटी विधानसभा सीट पर दावा ठोकाया और अपने सम्मान के लिए अपना रास्ता चुनने की बात कही है। उन्होंने आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता के साथ पार्टी ने अन्याय किया है। आज हम कहीं भी हमारे पिताजी हैं, अगर जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ इज्जत मिलेगी, वही हम कहेंगे। उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेमी द्वारा प्रेमिका की झूठी तसल्ली के लिए अक्सर ये कहते सुना जाता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़कर ला सकता हूं, लेकिन बोध गया कि एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के लिए चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद ली है। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया के युवा प्रॉपर्टी डीलर नीरज कुमार ने अपनी प्रेमिका के लिए चांद तोड़कर लाने की झूठी तसल्ली के बजाय चांद पर 1 एकड़ जमीन ही अपने नाम ले ली है और अब नीरज उस जमीन को देखने के लिए चांद पर जाने का सपना देखने लगा है। ये चांद तोड़ के लाने वाली बात तो सिर्फ कहावत है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोलूँगा, चाहे वो मेरी प्रेमिका हो, चाहे मेरी वाइफ हो या मेरे घर वाले हो, मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैं चांद तोड़ के तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन तुम फैक्ट से बोल सकते हो कि वहाँ पे मेरा एक प्रॉपर्टी है। अगर मौका मिले तो ज़रूर जाऊँगा, लेकिन ये तो सपनों वाली बात है। हाल ही में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। नीरज की माने तो चांद पर जमीन की कीमत अलग अलग एरिया के हिसाब से तय की गई है, लेकिन इसे खरीदने की प्रक्रिया काफी जटिल है। चांद पर 50,000 रुपए की जमीन खरीदने के लिए नीरज ने साल 2019 में प्रक्रिया शुरू की थी और जुलाई के पहले हफ्ते में उसे कंफर्म डीड भेज दिया गया। चांद पर जमीन की बिक्री का काम भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नाम के वेबसाइट के जरिए की जाती है। नीरज के चांद पर जमीन खरीदने की सूचना से उनके परिवार और दोस्त काफी खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं। जो भी उनका सपना है बहुत अच्छा काम किए हैं जी। और बोले तो यहाँ जितने भी हम लोग आदमी हैं सब खुश है टोटल। बहरहाल चांद पर कोई रह नहीं सकता है, पर 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाकर बोधगया के नीरज ने अपना नाम बड़े बड़े स्टार्स के साथ जरूर जोड़ लिया है। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। तो अगर आप भी चाहें तो चांद पर जमीन बुक करवा सकते हैं नीरज की तरह। चलिए अब बात करते हैं छपरा में वायरल हो रहे वायरल वीडियो की। सोशल मीडिया पर इन दिनों छपरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हथियार लहराता हुआ नजर आ रहा है। बाद में एक और युवक आता है जिसके हाथ में पिस्टल है। छपरा एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।
इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।